Assalamualaikum ADS student, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 13 एंड पेज नंबर 413। हमने वहाँ तक आइसो कॉस्ट पढ़ लिया, आइसो कॉन्ट पढ़ लिया और हमने रेट ऑफ टेक्निकल डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसकी वजूहात पढ़ ली। अब हमने असल में ये सारी स्टोरी बिल्ड जो की है वो इसलिए की है कि हमने इक्विलिब्रियम मालूम करना है कि आखिर जो एंटरप्रेन्योर है वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कहाँ पर उसके पास होगा। अब इसको हम दो केसेस इसके आएंगे, ठीक है। एक में जब आउटपुट गिवन होगी, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेंट, आउटपुट कंस्ट्रेंट होगी, ठीक है। आपने मिनिमाइज कर देनी है, कॉस्ट को कम से कम करना है। आउटपुट आपको बताई गई होगी कि जी 10 हमें आउटपुट चाहिए, तो आपने कॉस्ट को कम से कम कर देना है। फिर कॉस्ट आपको दी गई होगी कि इतना खर्चा करना है और आपने आउटपुट मैक्सिमाइज करनी है। दो केस आ गए। आई रिपीट कि आपके पास आउटपुट आपको बता दी जाएगी कि हमने जी इतनी प्रोडक्शन लेनी है, 1000 गज कपड़ा बनाना है और आप इस पे कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। तो आप ये मेथड लगाएंगे, ये इक्विलिब्रियम आएगा। जब आपको बता दिया जाएगा कि इतना खर्चा करें और उसमें आउटपुट मैक्सिमम पैदा कर दें, ठीक है। कॉस्ट कंस्ट्रेंट के साथ आएगा एक केस, एक आउटपुट कंस्ट्रेंट के साथ। तो बेटे सबसे पहले हम कर लेते हैं आउटपुट कंस्ट्रेंट वाला। आउटपुट कंस्ट्रेंट जब आपको दिया जाए, इन सच सिचुएशन द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स कॉस्ट्स आर मिनिमाइज्ड अकॉर्डिंगली। एट इक्विलिब्रियम द लोएस्ट आइसो कॉस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द आइसो क्वांट। समझ आए कि इक्विलिब्रियम पर लोएस्ट आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए आइसोकॉन्ट को। अदरवाइज इन द लाइट ऑफ नेसेसरी कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द लोएस्ट आइसोकॉन्ट कॉस्ट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट। Technically, a firm will attain least cost factor combination where the absolute slope of lowest iso cost line यानी कि प्राइस रेशियो पी एल ओवर पी के इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट की क्या होती है? एम आर टी एस होती है। चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन एल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एल ओवर प्राइस ऑफ के। ये जहाँ दोनों बराबर होंगी ना, वहाँ पर आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। आई रिपीट अगेन, आई रिपीट कि फर्म जो है इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब कॉस्ट को मिनिमाइज आप करने के जब कहा जाएगा, तो उस वक्त आपने आइसो कॉस्ट लाइन जहाँ पर टेंजेंट होगी आइसोकॉन्ट को, वही इसकी नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इसको आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं, लोएस्ट आइसो कॉस्ट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट। टेक्निकली यानी कि इकोनॉमिक्स की टर्म में हम कहते हैं कि एक फर्म, ये बेसिकली इसमें सबसे अहम लाइन है, ये सारा भी आपने लिखना है लेकिन ये इसकी सबसे अहम लाइन है, ये आपने छोड़नी नहीं है। अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम विल अटेन लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन। कम अज़ कम खर्चे वाला जो है ना, वो कॉम्बिनेशन कोई फर्म कब हासिल करेगी? जब आइसो कॉस्ट की रेशियो, प्राइस रेशियो और आइसोकॉन्ट की मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन वो जो है वो बराबर हो जाएंगे। उसके लिए जो फार्मूला है वो सादा सा हमारे पास पी एल ओवर पी के और डी के ओवर डी एल। ये while according to sufficient condition an isoquant must be convex to the origin, it is shown with the help of figure 6। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो टेंजेंट हो जाए, ठीक है। नंबर 1 ये होगी नेसेसरी और ये इसकी सफिशेंट कंडीशन होगी, सही है। और ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो उसको टेंजेंट हो गया। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले आया आपने ये लिखना है। फर्स्ट ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि आप समझें ये 10 नंबर का सवाल है। उसमें कहेंगे कि आपने इक्विलिब्रियम करें फर्म का आइसोकॉस्ट आइसोकॉन्ट अप्रोच से। इट्स एन FAQ
और ये मैं तो जितने पेपर्स देखे हैं मुझे ऐसे लगता है तकरीबन हर पेपर में आया होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला कम आता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने पहले ये लिखना है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर ये लिखना है और डायग्राम इसकी भी बना देनी है। तो ये 10 नंबर आपके हो जाएंगे। आप इनकी देखें, डिवीजन भी बेशक देख लें। 2 नंबर की आपकी डायग्राम होगी, बाकी आपकी 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होगी। इसी तरह 2 नंबर की इसकी भी डायग्राम होगी और एक्सप्लेनेशन होगी। और इसके साथ 10 नंबर का कोई और सवाल ज़रूर आएगा क्योंकि ये छोटा है, लेकिन है ये बड़ा टेक्निकल और इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग उनको समझ आएगी। अब इस फर्म का इक्विलिब्रियम जो है वो ई पॉइंट पे हुआ है। डी उस पर क्या है, डी के ओवर डी एल इज इक्वल टू पी एल ओवर प्राइस ऑफ एल ओवर प्राइस ऑफ के। ठीक है। अब जो आपका आइसोकॉन्ट है ये एक आउटपुट लेवल को बता रहा है ना, और ये कॉस्ट जो है वो बता रही है कि आप जो ये वाली आपने 3, एक ए आइसोकॉस्ट खींची हुई है लाइन, एक बी खींची हुई है, एक सी। जो आइसोकॉस्ट लाइन, जो लोएस्ट आइसोकॉस्ट लाइन जो इसको टेंजेंट हुई है, वही इसका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, एक आइसोकॉन्ट बनाना है। ठीक है। 3 आपने पैरेलल लाइन बनानी है, आइसोकॉस्ट 1 2 3, 3 लाइनें वो बनानी है। एक से आपने टेंजेंट कर देना है। अब बेटे आपने जब इसको बनाना है ना, ताकि टाइम ना जाए, आपने पहले सेंटर में ग्राफ के, ठीक है, आपने इधर लेबर किया हुआ है एक्स एक्सिस पर, इधर कैपिटल किया हुआ है, आपने 3 लाइनें लगाई और इसके ऊपर यहाँ पर ई पॉइंट पहले बनाकर और फिर उससे ऐसे 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 करके डॉट्स देकर इधर कर दें और फिर इसको ऐसे पेंसिल से ज्वाइन कर दें, ताकि, और यहाँ पर लिखते हैं डी के ओवर डी एल। स्लोप भी बराबर है, पहली नेसेसरी कंडीशन बराबर है, नेसेसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो रही है और ऊपर से ये कॉन्वेक्स भी है। ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट, ये तकरीबन उसी तरह ही है, बस इसमें आपका थोड़ा सा फर्क आएगा। वेयर एन आइसोकॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट आइसोकॉन्ट, वहाँ पर आपने क्या लिखा था, लोएस्ट आइसोकॉस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट। यहाँ पर है आइसोकॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट आइसोकॉन्ट। इन अदर वर्ड्स, एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ हाईएस्ट MRTS DK over DL, एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, फैक्टर प्राइस रेशियो PL over PK, वही शर्त है। ठीक है। तो आप ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, दिस इज़ नोन एज नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी जो है सफिशेंट, वो है आपके पास कि ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। ये नेसेसरी बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ ये है कि उसमें आपने कहा था कि लोएस्ट आइसोकॉस्ट लाइन उसको टेंजेंट होगी, इसमें आप कहेंगे कि आइसोकॉस्ट लाइन हाईएस्ट आइसोकॉन्ट को टेंजेंट होगी। अब आपके पास इसकी डायग्राम आ रही है बेटे। डायग्राम में आपने जो टेक्निकली समझना है कि उसमें आपने देखें 3 आइसोकॉस्ट लाइंस खींची हैं और फिर एक को इधर आइसोकॉन्ट बनाया और उसको इससे इक्विलिब्रियम दे दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने 3 आइसोकॉन्ट्स पैरेलल खींचने, ठीक है, IQ1 IQ2 IQ3, और इनमें से एक जो है वो ए जो है उसको इधर से टेंजेंट करें, उधर लिखें DK over DL PL over PK। ये बहुत आसान सवाल है, 1-2 दफ़ा आप इसे याद करें और लिख के देख लें। ये मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क है और आता ही तकरीबन इसमें से यही है। ठीक है। तो आपने इसको, होप आपको ये समझ आ गया हो। आइसोकॉन्ट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। रिमेंबर, फर्म डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम ऑन IQ3, इट इज़ हायर, क्योंकि ये तो उसकी पहुंच से ही बाहर है, उसका जो ये वाली आइसोकॉस्ट है उससे बहुत ऊपर है, और ये वाला उससे आइसोकॉस्ट उस जो वो खर्चा करना चाहता है उससे नीचे है, तो इसी के ऊपर आएगा। अब एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? एक्सपेंशन पाथ होता है कि फर्म्स इक्विलिब्रियम हमने 2 केसेस में देखा है। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फर्म्स इक्विलिब्रियम इफ द फर्म चेंजेस इट्स बजट। बजट बदल लेती है,
फर्स्ट कीजिए, इस एनालिसिस में हम देखते हैं कि बिल्कुल ये इनकम इफ़ेक्ट की तरह होगा। ठीक है, जो आपने इनकम इफ़ेक्ट पढ़ा था वहाँ पर गुड्स कंज्यूमर थ्योरी में, presented in the case of equilibrium consumer equilibrium, the effect in change of cost budget of the firm will result in expansion path. expansion path बनेगा जब आपकी कॉस्ट यानी बजट लाइन या आइसो कॉस्ट बदलेंगे। expansion path shows what will be the effect on firm's equilibrium if firm changes its cost while the prices of both factors like labor and capital remains the same. ठीक है, इट इज़ शोन विद फिगर कि आपने फर्म के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो उसने सोच लिया कि मैंने 10 रुपये ही नहीं खर्च करने, मैंने 20 करने, तो वो उसकी पूरी आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट कर गई। अब वो एक और वो इट इज़ शोन विद फिगर 8 इन दिस फिगर द बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस एट E1 वेयर IQ1 इज टेंजेंट टू AA. Accordingly, the firm purchases OL1 of labor and OK of capital. We suppose that the budget of the firm increases. Accordingly, its ISO cost shift upward to BB. ठीक हो गया, ये BB हो गया। पैसे ज़्यादा हो गए हैं, कहीं से उसने इकट्ठे कर लिए हैं या अपनी बचतें लगाने लगा। In this way, it is equilibrium E2 where IQ2 is tangent to BB. ठीक है, अब हायर आइसोकॉन्ट पे वो शिफ्ट हो गया और वहाँ पर उसने OL2 लेबर लगाई है, OK2 लगाया है और उसके पास ज़्यादा आउटपुट लेवल आ गया। तो ये इन दोनों आप पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जिस तरह आपके पास वो PPC नहीं आया था, प्राइस कंजम्पशन का, वो ICC आए थे, ये आपके पास जो इन दोनों इक्विलिब्रियम को मिलाने से आएगा। हो सकता है वो और ज़्यादा उसके पास आ जाए पैसे, फिर यहाँ आ जाए एक और कॉस्ट आ जाए, तो ये एक्सपेंशन पाथ को शो कर रहा है। ठीक है, अब दोनों जो हैं फैक्टर्स, फर्म हैज़ इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ फैक्टर्स विच हैव लेड टू इंक्रीज फर्म्स इनपुट। फर्म की इनपुट इसने बढ़ा दिए। ठीक है, इसको इस तरह करने से अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आ रहा है प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकॉन्ट्स। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व के पढ़े थे, इसी तरह आइसोकॉन्ट्स के भी हैं। आइसोकॉन्ट शोज मैग्नीट्यूड। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IQ एंड IC इज दैट IC शोज डिफरेंट पेयर्स ऑफ टू गुड्स विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, as the satisfaction or utility is a mental phenomena, hence it cannot be represented into numbers. On the other hand, an IQ shows different, isocont shows different pairs of two factors which yield the same level of output. As the output is physical phenomena, accordingly output can be represented into numbers. सेटिस्फैक्शन को तो आप नंबर में नहीं ना बता सकते। IC कर्व में और IQ में यही फ़र्क है, आइसोकॉन्ट और इंडिफरेंस कर्व में यही फ़र्क है कि वो आप नंबर्स में नहीं बता सकते सेटिस्फैक्शन, लेकिन ये आउटपुट तो आप गिन के बता सकते हैं। तो वी हैव 3 आइसोकॉन्ट, IQ1, IQ2, IQ3 हायर एनी आइसोकॉन्ट ऑन द रे QR ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन मोर आउटपुट इट विल रिप्रेजेंट। वो जो आपने एक्सपेंशन पाथ पढ़ा था, इसमें आइसो कॉस्ट बेशक नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह देखें तो ये जैसे जैसे आप आइसो कॉस्ट क्वांट पर आगे जाएंगे तो आपके पास ये आ रहा है मोर आउट। एंड आइसोकॉन्ट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आइसोकॉन्ट क्या है, उसकी दूसरी खुसूसियत है कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ गिर रहा है। उसकी क्या वजह? ऑपरेशन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। If a firm wants to enhance the units of labor in the production, it will have to displace the units of capital. It is shown in the figure. This figure shows that the firm moves from pair A to B. A to B जाती है तो वो ये K1 से K0 तक आती है और L1 से L2 लेबर लेती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन गिरने की वजह से ये लेफ़्ट टू राइट गिर रहा होता है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कर लेंगे ना,
तो हमारे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह चले जाएंगे। थैंक यू।